स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं tripurayatra.com पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और हमारे खास कार्यक्रम सितारे हमारे में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य पंडित प्रियेश्वर त्रिपाठी जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत जी। नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं राखी के मुहूर्त के बारे में। आपको पता ही है कि 11 अगस्त को राखी मनाई जानी है, लेकिन इस बार 11 अगस्त में कौन सा वो शुभ संयोग है, कितने बजे का मुहूर्त है और कितने बजे पूजा करनी चाहिए, किस वक्त में आप राखी बांधें तो होगा आपके भाई के लिए बेहद शुभ, इसके बारे में बात करेंगे और इसके साथ ही होंगे आप सभी के सवाल। तो चलिए आपको ये भी बता दें कि नंबर हमारा क्या है 0771400877। वैसे काफी सारे हमारे दर्शकों को ये नंबर भी याद हो चुका है क्योंकि वो कॉल करते रहते हैं, लेकिन अगर आप नए दर्शक हैं तो आपके लिए जो नंबर है हमारा वो स्क्रीन पर भी फ्लैश कर रहा है। शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की और सबसे पहले जानते हैं आज के पंचांग और राहु काल के बारे में। आज शुभ संवत 2079 शक 1944 सूर्य दक्षिणायन का श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है और दिन शुक्रवार। आज अष्टमी रात्रि को 9:56 तक, स्वाति नक्षत्र शाम को 6:38 तक। चंद्रमा तुला राशि में होंगे। आज का राहु काल 10:32 से 12:09 तक होगा। तो पंडित जी, बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे हैं कि राखी में अभी तो वक्त है क्योंकि 11 अगस्त की राखी है और अमूमन हम 1-2 दिन पहले ही आप सभी से ये चर्चा करते हैं कि मुहूर्त क्या है और किस वक्त पे आप राखी बांधे, क्या विधि होनी चाहिए। तो वो तो हम आपको बताएंगे ही संक्षिप्त में, लेकिन आज हम इसलिए आप सभी तक ये पहुंचा रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा इस बार लोगों में एक भ्रम की स्थिति है। एक भ्रम की स्थिति है एग्जैक्टली कि 11 को है कि 12 को है। तो इसीलिए हम पहले से आप तक ये जानकारी पहुंचा रहे हैं ताकि अगर आपको अपने भाई के घर या फिर अपनी बहन के घर जाना हो तो आप उस हिसाब से पूरी प्लानिंग कर सके। तो पंडित जी, 11 कि 12? मुझे ऐसा लगता है कि जवाब देना बड़ा आसान है, मगर इस जवाब को हमने कैसे तैयार किया। इस बार भ्रम की स्थिति यूं है कि 11 तारीख को पूर्णिमा प्रारंभ हो रही है सुबह 10:38 से। अलग अलग पंचांगों में थोड़े समय का भेद हो सकता है और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति हो रही है अगले दिन यानी 12 अगस्त को 7:05 पे। अब सवाल ये उठता है कि पूर्णिमा 12 अगस्त को सिर्फ 7:05 तक है, तो क्या पूर्णिमा 12 तारीख को रक्षाबंधन होगा या फिर 11 तारीख को? तो शास्त्र में लिखा धर्म सिंधु में कि यदि पूर्णिमा में श्रवण नक्षत्र पड़ता हो और साथ में पूर्व विद्या हो तो हमेशा पूर्व विद्या पूर्णिमा को लेना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि चूंकि पहले पूर्वाह्न में 11 अगस्त को पूर्णिमा पड़ रही है, इसलिए निस्संदेह 11 अगस्त को रक्षाबंधन होगा। अब एक दूसरा प्रश्न भी है कि इसके साथ भद्रा का भी प्रवेश है और भद्रा करीब रात को 8 तक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि भद्रा के लिए हमें ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। पर यदि आप भद्रा को मान भी लें तो रात को 8:30 बजे के बाद आप अपना मोटा मोटा रक्षाबंधन कर सकते हैं। यहाँ श्रावणी उपाकर्म भी किया जाता है, तो श्रावणी उपाकर्म जो हमारे दर्शक श्रावणी उपाकर्म करते हो उनके लिए भी जो 11 अगस्त का दिन श्रेयस्कर है क्योंकि इस दिन पूर्वाह्न में पूर्णिमा पड़ रही है और पहले पूर्वाह्न में चूंकि पूर्णिमा पड़ रही है इसलिए 11 अगस्त को ही यह जो श्रावणी उपाकर्म और रक्षाबंधन मनाना चाहिए। इसके लिए अलग अलग मुहूर्त हैं। 11 अगस्त को आप 9:28 से रात को 9:14 तक कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त 12:06 से 12:57 तक है। अमृत काल है 6:55 से 8:20 तक और राम मुहूर्त है 4:29 से 5:17 12 अगस्त को।
पंडित जी, एक छोटा सा सवाल जो कि बहुत सारे दर्शकों के मन में होगा, जब हम छोटे थे तो रक्षाबंधन का त्योहार जिस तारीख को होता था तो सुबह से लेके रात तक जितने बजे भी राखी बांधनी है बांधते थे। ऐसा कुछ नहीं होता था कि शुभ मुहूर्त क्या है या आज है कल है। ये बढ़ते मतलब अब अभी मतलब पिछले अगर 10-15 साल की अगर बात करें तो 10-15 सालों में ये अमूमन देखा गया है कि 2 तिथि को 2 अलग अलग तारीखों में एक ही त्योहार पड़ रहा है और इस तरह की चीजें, ये ज्यादा जागरूकता है इसलिए अब तक लोगों तक अब जानकारी पहुंच रही है या पहले भी इस तरह का होता था? नहीं, पंचांग तो पहले भी इसी तरह से होते थे। अब हमारे पास में बहुत सारा अच्छा मीडिया है। जैसे आज आप चर्चा कर रहे हैं, आप मुझसे चर्चा कर रहे हैं, जबलपुर के विद्वान जबलपुर में विद्वानों से चर्चा कर रहे हैं, कुछ भोपाल के हैं, कुछ उज्जैन के हैं, कुछ वाराणसी के हैं, कुछ प्रयागराज के हैं, और विद्युत परिषद की बैठक होकर के और ये तय करते हैं कि भाई किस तारीख को क्या, और वो बहुत जल्दी कम्युनिकेट हो जाता है और फिर हम इस पर भी चर्चा करते हैं कि भाई उज्जैन के विद्वानों ने ये किया तो हमें क्या करना चाहिए। तो चूंकि मीडिया बहुत तेजी से विस्तृत हुई है तो इसलिए अलग अलग विद्वानों के मत होते हैं। अदरवाइज जो पंचांग पहले थे वही पंचांग आज है, और जिस तरह का संदेह पहले होता था उसी तरह का संदेह अभी भी है। पहले एक अच्छी बात होती थी कि जैसे छत्तीसगढ़ में देव पंचांग चलता है तो देव पंचांग का निर्णय मान लेते थे, और जबलपुर में लोक विजय चलता था, बाकी जगहों पर ऋषिकेश पंचांग चलता था। तो इस तरह से एक पंचांगों की सदारत थी। अभी स्थिति ऐसी नहीं है। अभी स्थिति ये है कि छत्तीसगढ़ में भी सभी पंचांगों पर चर्चा हो रही है और पूरे देश में अलग अलग सभी पंचांगों की चर्चा हो रही है, और अलग अलग पंचांगों में जो तिथि के निर्णय हैं उन तिथि के निर्णय पर चर्चा हो रही है, और चर्चा करके फिर हम एक बात तय करते हैं। और मेरी समझ में ये है कि 11 अगस्त को करना चाहिए, क्योंकि पूर्णिमा जो है वो 11 अगस्त को बहुत सारे समय तक है। यद्यपि भद्रा है, पर भद्रा पुछ में संध्या काल में आप गोधूली में कर सकते हैं या फिर रात को 8:20 के बाद में कर सकते हैं। तो ऐसा बहुत सारा समय 11 अगस्त को है। कोशिश करें, क्योंकि 12 अगस्त को समय आपके पास कम मिलेगा, इसलिए 12 अगस्त को ना करें। पर अगर 12 अगस्त को करते हो तो कोई तकलीफ नहीं है, ये पक्की बात है। देखिए पंडित जी, ये सवाल मैंने पूछा ही इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आप तो दिन भर बांधिए। देखिए, हमारी कोशिश यही है कि इस शो के माध्यम से आप तक वो जानकारी पहुंचा सकें जो आपको जाननी आवश्यक है। अगर आप इसमें आस्था रखते हैं तो आप शुभ मुहूर्त में बांधिए, इससे होगा ये कि ज्यादा शुभ फल देता है ये सब। मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ पे जो निर्णय होते हैं वे परिषद के निर्णय किसी मर्जी से नहीं होते हैं। हमारे एक धर्म ग्रंथ है जिसे निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु कहते हैं, और उन ग्रंथों पे इस तरह के निर्णय का स्पष्ट रोड मैप लिखा हुआ है। और मेरा ख्याल है शंकराचार्य से लेकर के सारे आचार्य इन्हीं ग्रंथों का अनुकरण करते हैं, इसलिए ये तर्क होता है। अब तर्क चूंकि 4 लोग करते हैं इसलिए 4 लोग अलग अलग तरीके से तर्क करते हैं, इसमें भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, तो आज शुभ मुहूर्त आपको बता दिया हमने, और इसके साथ ही आपके मन में जो भ्रम था वो भी पंडित जी ने दूर कर दिया। और अब कॉलर्स के जीवन में जो तो थोड़ा बहुत भ्रम है, जो परेशानियां हैं, उसके निवारण का समय हो चुका है, यानी कि कॉलर्स का समय हो चुका है। सबसे पहली कॉलर आज हमारे साथ मोहिनी जुड़ रही है सूरजपुर से। मोहिनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अपना सवाल पूछेगा, इसके साथ ही आपकी जन्मतिथि, समय और स्थान बताइएगा। मेरे को अपनी बेटी के बारे में पूछना था। इनका जन्म तिथि है 19 अक्टूबर 2020 और जन्म का स्थान है जयपुर और समय है सुबह 5:05। ठीक है। 19 अक्टूबर 2020 जयपुर में और 5:05 में। तो ये पूछना था कि क्या इनकी कुंडली में मंगल है और इनका भविष्य कैसे रहेगा। अगर मंगल होगा तो क्या तकलीफ है? नहीं सर, बस पूछने के लिए, वो तो आप ही बताइएगा। कोई पंडित बोलते हैं कि इनको मंगल है। चलिए, आइए देखते हैं आपके प्रश्न का सही जवाब हम देते हैं। कारण क्या है, हमारे बहुत सारे दर्शक मंगल से बड़े भयभीत होते हैं, और ये चिंता की बात इसलिए है क्योंकि अगर आपने गणित का थोड़ा सा इक्वेशन पढ़ा हो तो लग्न, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें, इन 5 स्थानों पे मंगल हो तो मंगल कहलाता है। इसी तरह से राशि चक्र में लग्न, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें स्थान में मंगल हो तो मंगल कहलाते हैं। अब बड़ा प्रश्न ये है कि कुल 12 भाव होते हैं। 12 = 100%, 1 = 100/8 यानी करीब
100/12 मैंने करीब 8.5 और इसको 5 भाव से गुणा कर दें तो 42.5%। इसका मतलब ये हुआ कि 42.5% बच्चे मंगली होते हैं। अब बड़ा प्रश्न ये है कि क्या 42.5% कैजुअलिटी है? नहीं है। क्या 42.5% डिवोर्स है? नहीं है। क्या 42.5% सेपरेशन है? बिल्कुल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस मंगल से लॉजिकली बहुत ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है। बहुत रेयरेस्ट मंगल होते हैं जो आपके लिए पैनिक होते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा जरूर परेशान मत होइए क्योंकि शास्त्रों में इसका समाधान है। भाई दूसरी बात, आपकी बिटिया का जन्मलग्न कन्या है और उसकी राशि वृश्चिक है। विशाखा नक्षत्र 4थे चरण का जन्म है। लग्न धन स्थान में बच्ची बेहद स्मार्ट है। 3रे स्थान में चंद्र केतु, थोड़ी सी सन की यानी जिद्दी हो सकती है, स्टबर्न हो सकती है। 4थे स्थान में बृहस्पति, इसको थोड़ी सी पेट की तकलीफ हो सकती है। 5वें स्थान में शनि, बहुत स्मार्ट होगी। भाग्य स्थान में राहु, उलझने लगातार होंगी। और 7वें स्थान में मंगल, शादी से पहले छोटा सा कुंभ विवाह करा लें। अब बड़ा प्रश्न ये उठता है कि इस वक्त बच्ची 2 वर्ष की है। बच्चे इस वक्त, जैसे कि मोदी जी ने नई शिक्षा नीति में बताया कि कम से कम 5 वर्ष में बच्चा नर्सरी या KG1 में जा सकता है, तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो 7, 10, 17 करीब 17 या 18 वर्ष में बच्चा 10th पास करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2037 के आसपास में इस बच्चे की जो दशा चलेगी वो राहु की दशा चलेगी और राहु इनके भाग्य स्थान में है। तो यहाँ पर हार्मोनल इम्बैलेंस, हार्मोनल चेंजेस के कारण इस बच्चे में पढ़ाई में थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन होगा। यानी वर्ष 2035 से लेकर 38 तक इस बच्चे की पढ़ाई में बहुत सावधान रहें। इस बच्चे की मैथ्स और फिजिक्स पर थोड़ा सा नजर डालिएगा। मुझे से लगता है कि आगे चल करके आपकी बेटी एक बहुत अच्छी डॉक्टर बनेगी और अपना नाम रोशन करेगी। पंडित जी देखिए, मतलब कितने छोटे बच्चे को लेके भी माँ बाप जो होते हैं, पेरेंट्स जो होते हैं, वो कितने कंसर्न होते हैं। खैर, आप सभी के मन में जो भी सवाल उठते हैं उसी का जवाब देने के लिए इस शो को डिजाइन किया गया है और यही है सितारे हमारे और आपके। चलिए अगले कॉलर की ओर रुख कर रहे हैं। श्वेता तिवारी जी बीकानेर से हमारे साथ जुड़ रही हैं। श्वेता जी, स्वागत है आपका। साथ ही आपकी जन्मतिथि, समय और स्थान बताइएगा और फिर अपना सवाल पूछिएगा। जी पंडित जी, मेरा नाम है श्वेता तिवारी, मैं हूँ बीकानेर राजस्थान से। प्रणाम पंडित जी सबसे पहले तो। और मेरी जन्म तिथि है, मेरी जन्म जो है 23 अगस्त 1982 और कलकत्ता, और जन्म का समय है मेरा 5:33 है मेरे जन्म का समय। सुबह शाम ये है, दोपहर का टाइम है जी। क्या जानना चाहती हैं? जी मैं जानना चाहती हूँ कि मेरी एजुकेशन तो अच्छी है, लेकिन नौकरी, मैं जॉब करना चाहती हूँ, नौकरी करना चाहती हूँ। गवर्नमेंट जॉब की योग है क्या मेरे? सबसे पहले बताइए कि आप कहाँ से बोल रही हैं? मैं बीकानेर से बोल रही हूँ। मेरा जन्म स्थान जो है वो कलकत्ता है, वेस्ट बंगाल। हाँ, तो आप नौकरी क्यों करना चाहती हैं? आपका तो काफी समय हो गया, पहले क्यों नौकरी नहीं की आपने? हाँ, प्राइवेट में पहले करती थी, अभी 2 साल में संविदा पे भी लगी हुई थी। चलिए आइए देखिए, आपने नौकरी की है, आपका कहना है कि हमें शासकीय नौकरी अच्छी वाली मिलेगी कि नहीं। चलिए आइए देखते हैं। आपका जन्म लग्न मकर राशि आपकी तुला है। भाग्य स्थान में बुध के साथ में शनि है, आप बेहद इंटेलिजेंट। 10वें स्थान में गुरु मंगल चंद्रमा, ये गजकेसरी योग के साथ महालक्ष्मी योग बनाते हैं। 7वें स्थान में शुक्र, 8वें स्थान में सूर्य और 6ठे स्थान में राहु। राहु और केतु के बीच में ज्यादातर ग्रह फंसे पड़े हैं और खासकर 10वें स्थान पर राहु का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा दिखाई पड़ता है, इसलिए आपके करियर में थोड़ी सी परेशानी है। बहरहाल करना क्या चाहिए? क्या आपको शासकीय नौकरी मिलेगी? 100% मिलेगी अगर आपने अच्छे से प्रयास किया तो। प्रयास क्या करना है? राहु की शांति करानी है। राहु की शांति कैसे होगी? राहु की शांति होगी, आप 1 वर्ष तक का प्रदोष का व्रत संकल्प करिए और 4 कैरेट का जामुनिया और 4 कैरेट का पन्ना धारण करिए। आप देखिए भगवान शिव की कृपा से बहुत जल्दी आपको शासकीय नौकरी मिलेगी। और चलिए कॉलर्स का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। हमारे साथ अंबिकापुर से कृष्णा विश्वास जी हैं। कृष्णा जी अपना सवाल पूछेगा, इसके साथ ही आपकी जन्मतिथि, समय और स्थान बताएगा। कृष्णा जी, आपको आवाज मिल रही है? जी पंडित जी मिल रहा है। पंडित जी प्रणाम। जल्दी जल्दी प्रणाम। फटाफट डेट ऑफ बर्थ बता दें। सर, मैं अपने लड़के के बारे में पूछना चाहता था। उसका जन्म बर्थ है 21 फरवरी 1994, दिन सोमवार, शाम को 4:28 अंबिकापुर में। जी, क्या जानना चाहते हैं? मैं ये जानना चाहता था सर, उनका शादी 2018 में उनका शादी हुआ था, तो बहू मतलब यहाँ रहना नहीं चाहती है बोलती है, और 3 साल से मैके में है। और मैके में रहने के बाद फिर वो कुटुंब न्यायालय में लगा दी थी और कुटुंब न्यायालय में वो खारिज हो गया। अब वो लोक अदालत में लगा रहे हैं, उनका क्या फैसला होगा? चलिए आइए देखते हैं। आपके बेटे का जन्मलग्न कर्क राशि उनकी मिथुन है। सप्तम शनि, 8वें स्थान में, 7वें स्थान में मंगल है।
तो आज हम चर्चा वही कर रहे थे कि कुछ रेरेस्ट कंडीशंस होती हैं जब इस तरह की परेशानी होती है, और वो जरूरी नहीं कि मंगल के कारण ही हो। इस बच्चे का सप्तमी शनि विवाह का स्वामी अष्टम स्थान यानी हानि स्थान में बैठा है, और इसके चलते इसकी शादी में काफ़ी व्यवधान है। मुझे ऐसा लगता है मैरिटल लाइफ में काफ़ी परेशानियाँ हैं। ये तो सेपरेशन हो जाएगा, इसमें तो कहीं कोई तकलीफ मुझे नहीं दिखाई पड़ती, मगर जब आप कभी पुनर्विवाह प्लान करें तो शादी से पहले इसका अर्क विवाह जरूर करा लें। इस समय राहु की दशाएं चल रही, जनवरी 2024 के आसपास में इस बच्चे को रिलीफ मिलेगा, मतलब अभी 1.5 साल और हो सकता है कि आप परेशान हो। बहरहाल इस राहु की शांति के लिए कुछ करना चाहिए, तो आप अपने बेटे से कहें कि सोमवार का 1 वर्ष का व्रत कर ले, 52 सोमवार ये व्रत कर ले और भगवान शिव का अभिषेक करे, तो इसकी सारी जो दाम्पत्य जीवन में परेशानियां हैं वो सारी दूर होंगी और जीवन इसका बेहतर होगा। इसके अलावा इस बच्चे को कहें कि एक अच्छा 4 कैरेट का बढ़िया सा मूंगा और 4 कैरेट का पुखराज धारण करे और साथ में गुड़ चने का दान दिया करे, तो इससे करियर भी इसका काफ़ी अच्छा रहेगा। चलिए आज के अपने अंतिम कॉलर की ओर रुख कर रहे हैं पंडित जी। गुना से सिकंदर खान जी हमारे साथ हैं। सिकंदर जी अपना सवाल पूछेगा, इसके साथ ही आपकी जन्म तिथि, समय और स्थान बताइएगा। पंडित जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अरे हमारे मुस्लिम त्योहारों के बारे में बता दिया करो, क्या रक्षाबंधन के बारे में बताते रहते हो? किसके बारे में जानना है? उनके त्योहारों के बारे में भी। आते हैं जैसे मुहर्रम आ रहा है, उनके बारे में बता दिया करो। चलिए, अब मेरी कोशिश होगी। अभी एक अच्छी बात यह है कि हमने अपनी पुरानी किताबें निकाली, तो उसमें एक किताब हमें कुरान और एक दूसरी शबिस्ता कुछ इस तरह का बहुत सारा निकला। तो मैं कसम से मेरे पक्के मन में कल ही ये संकल्प आया कि हम बहुत जल्दी मुसलमानों के त्यौहार भी जो हैं और दूसरे त्योहारों पर भी चर्चा करेंगे। और ये वास्तव में हमसे गलती हो रही है, और गलती इसलिए हो रही है कि हमारे पास में ग्रंथ नहीं था। अब हमारे पास ग्रंथ है, हम आपको मुसलमानों के त्योहारों के बारे में भी चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे दर्शक किसी एक पंथ से नहीं है, सभी पंथ के हैं, और हमारी कोशिश होती है कि हम सबकी धारणाओं को रख करके सबका सम्मान करें। जी चलिए अगले कॉलर की ओर रुख कर रहे हैं। अमीर मिश्र जी हमारे साथ हैं, बताइए अपना सवाल पूछेगा, साथ ही आपकी जन्म तिथि, समय और स्थान बताइएगा। हेलो पंडित जी, नमस्कार। जी नमस्कार। हाँ, मैं पुणे से बोल रहा हूँ, अमीर मिश्र। मैं अपना जरा नाती के बारे में पूछना चाहता हूँ। उसका जन्म तारीख है 15/4/2004। 15/4/2004। हाँ, टाइम है 6:54 सुबह, मुंबई। जी, क्या जानना चाहते हैं? उसको क्या इंटरेस्ट है जो हम मेडिकल में जाओ, क्या वो सक्सेस हो सकता है क्या? अभी किस क्लास में है बच्चा? ये 12वीं हो गया है वो। जी, 12वीं हो गया है, और क्या ये सक्सेस होगा? तो मेरी तरफ से तो एक सर्टिफिकेट ले लीजिए कि बच्चा आपका डॉक्टर बन रहा है। ठीक है, ये जाके अपने बच्चे को बता दीजिए कि बेटा तुम्हें डॉक्टर बनना है, पंडित जी ने कह दिया। क्योंकि जन्मलग्न, इस बच्चे का जन्मलग्न मेष और इसकी जो राशि है वो कुंभ है। इस समय ग्रहों की स्थितियां बहुत अच्छी। एक छोटा सा काम कर लीजिए, इस बच्चे को 8 कैरेट का मूंगा और 4 कैरेट का पुखराज पहना दें, और इस बच्चे के लिए रुद्राभिषेक कराते रहे हर 3 महीने में। आप देखेंगे बच्चा बहुत अच्छा डॉक्टर बनेगा। पंडित जी, जीवन में बहुत सारी परेशानियां होती हैं। जिस तरह से कॉलर्स सवाल आपसे पूछते हैं उसी से समझ में आता है कि अगर जीवन में परेशानी है तो उसके उपाय ढूंढने की कोशिश की जाती है। लेकिन कभी कभी कुछ लोग ये समझ नहीं पाते हैं कि जीवन की जो परेशानियां हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ से जुड़ी हुई होती है, यानी कि मेंटली आप कहीं अगर परेशान रहते हैं तो उसका असर आपके पूरे जीवन में पड़ता है। ऐसे में एक छोटा सा सवाल ये है कि क्या एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी जो परेशानियां आजकल सबसे ज्यादा युवाओं में देखी जा रही है, इसका कोई उपाय या किसी ग्रह दोष की वजह से इस तरह की स्थिति बनती है, या फिर ये सिर्फ हमारे दिमाग में ही है? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि व्याधियां कैसे शुरू होती हैं। तो शास्त्र में लिखा है कि कर्म योगात, कर्म योगों से तदा तस्य कश्चित् व्याधि प्रजायते, है ना। कष्ट मतलब कर्म योगों के कारण बीमारियां पैदा होती हैं। कहा आदि व्याधि समायुक्तम, आदि माने मानसिक बीमारी और व्याधि माने शारीरिक बीमारी। जो आदि व्याधि समायुक्तम, तो ये हमारे यहाँ पे जो बीमारियां हैं आपके कर्म के कारण, गलत निर्णय के कारण आपके मन में पहले आती हैं, फिर आपके शरीर में आती हैं और फिर आपके जीवन में असफलता पैदा करती हैं। ठीक है, तो इसे आप लोग अलग अलग तरह का नाम देते हैं, एंग्जाइटी, टेंशन, एडिक्शन, डिप्रेशन, एंगर, कंफ्यूजन,
बहुत तरह के, एक ही पिता की बहुत सारी संतानें हैं, है ना। इसे कुल मिलाकर हमारे यहाँ शास्त्र में आधि कहा, मतलब मानसिक परेशानी कही, और ये सब कर्म योगों से आती है। और हमारे यहाँ जो ज्योतिष है वो कर्म फल का वर्णन करने वाला ग्रंथ है। दैव योग, दैव ज्ञान है, दैव माने कर्म फल को देने वाला, और दैव ज्ञान का अर्थ होता है कर्म फल को देने वाले का लिखा जो पढ़ा जाए उसका नाम जो ज्योतिष है। तो ये निश्चित तौर पर अगर आपकी जन्म कुंडली देखें तो इससे बहुत साफ तौर पर समझ में आता है कि इसमें आपको डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, या कुछ और भी इस तरह की मानसिक परेशानियां हैं, ये एकदम देखी जा सकती हैं और उसके उपाय भी किए जा सकते हैं। तो चलिए कल हम खास तौर पर इसी पर चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि अभी जिस तरह से जीवन चल रहा है, बहुत भागा दौड़ी वाली जिंदगी है, और ऐसे में बहुत सारे लोग इस तरह की बीमारियों से सफर करते हैं। अगर आपको ये लगता है कि आपको एंजाइटी या डिप्रेशन की परेशानी नहीं है, लेकिन आपको गुस्सा बहुत आता है और चिड़चिड़े आप रहते हैं, तो आप यकीन मानिए ये उसी परेशानियों का एक छोटा स्वरूप है जो आगे चल के बढ़ते बढ़ते कहीं ना कहीं एंजाइटी और डिप्रेशन का रूप ले लेता है। तो कल इस पर चर्चा होगी, खासतौर पर सितारे हमारे में अपने सवालों के साथ आप भी रेडी रहिएगा, और अपने जवाबों के साथ हम भी लेकर आएंगे कल सुबह 8:30 बजे सितारे हमारे। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।